शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी के साथ में पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एनएमए से रिलेटेड, जिसको नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, ठीक है, ये फिर अधिकरण को एनएमए शॉर्टकट में बोला जाता है। राष्ट्रीय स्मारकीय अधिकरण, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में हाल ही में पीआईबी में एक न्यूज़ छपी है, इसी के कारण हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख रहे हैं। ठीक है, इसके स्थापना की यदि हम बात करें तो इसको 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और जो पेरेंट लेजिस्लेशन है, इसके लिए जो कानून बनाया गया था वो एक्ट कौन सा था? द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2010 के माध्यम से इसको लागू किया गया। ठीक है, शॉर्टकट में कहें तो अमासर एक्ट 2010 किसके मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ये काम करती है। कंपोजिशन को देख लेते हैं, इसके संगठन में कौन कौन से लोग शामिल रहते हैं। ठीक है, तो ये जो कानून बनाया गया है वो कानून एनएमए को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, ये अधिकार दे देता है कि वो एक चेयरपर्सन को कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। इसमें 5 सदस्यों तक होल टाइम और 5 रहेंगे पार्ट टाइम मेंबर। ठीक है, 5 तो रहेंगे फुल टाइम के मेंबर और 5 रहेंगे कैसे? फुल टाइम और पार्ट टाइम, 5 रहेंगे फुल टाइम और 5 रहेंगे पार्ट टाइम। इसके अलावा एक मेंबर सेक्रेटरी भी यहाँ पर होगा। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बनता है यहाँ का एक्स ऑफिशियो मेंबर, जिसको पदेन सदस्य बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, मैंडेट्स की यदि हम बात कर लें कि कौन कौन से काम इसको सौंपे गए हैं, कई सारे फंक्शंस ऐसे हैं हैव बीन असाइन टू एनएमए फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। ये प्रिजर्वेशन करने का काम करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत में जो मॉन्यूमेंट्स आते हैं उनको, जैसे कि उनका मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट ऑफ द प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेटेड एरिया अराउंड दिस मॉन्यूमेंट्स। जैसे कि यदि कोई स्मारक है, ताजमहल है, ताजमहल के एरिया को पार्टिकुलर इतना एरिया उन्होंने प्रोटेक्टेड कर दिया, प्रोहिबिटेड एरिया कर दिया। इस प्रकार के कदम उठा करके ये जो प्राधिकरण है हमारे राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करता है या फिर उनको सुरक्षा प्रोवाइड करता है। कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बताई जाती है, जैसे कि ठीक है, यदि इससे कोई परमिशन मांग रहा है तो परमिशन ग्रांट करना। ठीक है, ऐसे एप्लीकेशन आए हैं इनके पास में जो चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी करें प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड एरिया में। ठीक है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक क्या अध्यादेश एक डिसीजन लिया था। वो डिसीजन खैर किसी स्मारक के संरक्षण को लेकर के नहीं था, वो था किसी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड या फिर अभ्यारण्य से रिलेटेड। 1 किलोमीटर के दायरे में आप किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। तो ठीक इसी प्रकार की पावर किसके पास है? नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के पास है कि वो यदि कोई उनसे आवेदन मांग रहा है, आवेदन उनके पास आया है कि वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी करना चाहते हैं प्रोहिबिटेड या फिर रेगुलेटेड एरिया में, तो ये काम किसके पास चला जाता है? नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के पास जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 2010 में। इसके अलावा हेरिटेज टू फॉर्मुलेट हेरिटेज बाय लॉस फॉर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट इन द कंट्री टू डिटरमाइन नेचर ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन रेगुलेटेड एरियाज। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ नियम कानून भी ला सकता है, किसके लिए? प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के लिए जो कि हमारे कंट्री में है, टू डिटरमाइन नेचर ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन रेगुलेटेड एरियाज, ताकि जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसकी प्रकृति का पता लगा जा सके, इससे मॉन्यूमेंट्स को कोई खतरा तो नहीं है। न्यूज़ की तरफ चले हम तो न्यूज़ में बताया जाता है राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने लाल किले में बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहादत दिवस मनाया। शहादत मतलब वो जो वीर गति को प्राप्त हुए थे उसी की याददाश्त में, ठीक है, उसको जिंदा बनाए रखने के लिए ये शहादत दिवस मनाया गया है। किसके द्वारा? एनएमए के द्वारा। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया, उनके साहस को कभी हम भुला नहीं सकते, ऐसा कहना है मीनाक्षी लेखी का। थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर शेयर की जाती है बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में। ठीक है, एक महान सिख योद्धा थे और उस खालसा आर्मी के एक कमांडर भी रहे जिन्होंने मुगलों को शिकस्त दी और उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को दमनकारी मुगल शासन से उन्होंने आज़ाद करवाया था। पंजाब में खालसा शासन की स्थापना करी।
बंदा सिंह बहादुर ने जमींदारी व्यवस्था खत्म किया, भूमि जोतने वालों को संपत्ति दिया। वो एक महान शासक थे जिन्होंने नानकशाही सिक्कों की शुरुआत करी थी, इन्होंने सिक्के भी चलाए थे। दूसरी बात, जमींदारी व्यवस्था को अपने यहाँ पर ख़त्म करा, ठीक है। जो भूमि जोतने वाले लोग हैं उनको संपत्ति दी गई, क्योंकि उस टाइम में जो किसान थे ज़मीन के असली मालिक नहीं हुआ करते थे, ठीक है। वो एक प्रकार से किराए की खेती करते थे। जैसे कि ये यदि खेत है, इसका मालिक है जमींदार, समझ लीजिए, मालिकाना हक अंग्रेजों ने जमींदार को दे दिया है। जमींदार भी असली मालिक नहीं है। असली मालिक क्यों नहीं है? क्योंकि इस ज़मीन से उसको टैक्स वसूलना है किसानों से, उस टैक्स को वो देगा अंग्रेज़ों को, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार के राजस्व वाली देखते हैं हम, जिसको भू राजस्व प्रणाली बोलते हैं। जमींदारी, महलवारी और रैयतवाड़ी, ठीक है, ये वाली व्यवस्थाएं अंग्रेज़ों ने टैक्स कलेक्शन के लिए अपनाया था, ठीक है। उन्हें मुगल शासक फर्रुख सियार ने पकड़ लिया था और महरौली में उनकी शहादत हो गई, जहां उनकी याद में एक स्मारक खड़ा किया गया है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जीका वायरस से ये रिलेटेड है, ठीक है। द जीका वायरस, ये जो जीका वायरस होता है ये ट्रांसमिटेड होता है एडीज एजिप्टी मच्छर के द्वारा। द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट डेंगू एंड चिकनगुनिया, वही मच्छर है जो कि डेंगू और चिकनगुनिया फैलाता है, और ये मच्छर ही जीका वायरस फैलाता है। इट्स नेम कम फ्रॉम द जीका फॉरेस्ट ऑफ युगांडा, इसका नेम कहाँ से आया है? जो युगांडा का है जीका फॉरेस्ट, वहाँ से इसका नाम लिया गया है। वेयर द वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1947, जहाँ पर पहली बार इस वायरस की पहचान की गई थी। इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरेक्शन एज वेल एज, ठीक है, तो शारीरिक संबंध बनाने से भी ये फैलता है। तो इन प्रेग्नेंट वुमेन जीका कैन काज बर्थ डिफेक्ट सच एज माइक्रोसेफली, यदि किसी प्रेग्नेंट वुमेन को है ये, तो वो क्या कारण बन सकता है? जीका कैन काज बर्थ डिफेक्ट, ठीक है, बच्चा जो पैदा होगा उसमें कुछ डिफेक्ट आएंगे, जिसका नाम यहाँ पर माइक्रोसेफली रखा गया। नॉर्मली इसमें क्या होता है, छोटा हेड रहता है बच्चों का, एंड अदर ब्रेन एबनॉर्मलिटीज़ इन बेबीज़, और भी कुछ माइंड से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़ हमको देखने को मिलती हैं। द इन्फेक्शन कैन आल्सो काज गुलियन बेयर सिंड्रोम, जिसका मतलब है एक रियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिससे होता है पैरालिसिस। इसके सिम्टम बताए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि हेडेक होना, कंजक्टिविटिस, इसके अलावा फीवर हो सकता है, आपकी मसल में पेन हो सकता है, स्किन में आपको खुजली हो सकती है, और जो जॉइंट रहता है वहाँ पर पेन रहता है। ट्रीटमेंट यदि हम बात करें तो देयर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ या फिर वैक्सीन फॉर द जीका इन्फेक्शन, ना ही किसी प्रकार का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ना ही किसी प्रकार की वैक्सीन अभी तक खोजी गई। ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? आपको डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, मेडिसिन लेना है, रेस्ट करना है, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना है, ठीक है। वहीं आप अपने आप का बचाव कैसे कर सकते हैं? तो आपको इंसेक्ट रिपेलेंट का यूज़ करना है, ठीक है, ताकि जो मच्छर वगैरह है ना पैदा ना हो सके, ना ही आपको काट सके। अपने बेड को हमेशा कवर करके रखिए, मच्छरदानी का इस्तेमाल करिए, ठीक है। इसके अलावा कपड़े आप हमेशा फुल वाले पहनिए, ऐसा नहीं कि हाफ टी शर्ट पहन लिए, हाफ पैंट पहन लिए, तो कपड़े आपको फुल पहनना है, ताकि जो चांसेस हैं जीका वायरस फैलने के मच्छर के द्वारा वो ना हो सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है किसके लिए? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के लिए जनवरी 2016 में। जनवरी 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। When the infection is spread to many countries, the virus is now threatening India. कई सारे देशों में जब ये फैला था तो उस समय में WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था 2016 में, और अब तेज़ी के साथ में ये इंडिया में भी फैल रहा है। न्यूज़ की तरफ देखें तो बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक लोगों ने वार्निंग दिया है जीका वायरस फैल सकता है। 1520 क्लिनिकल सैंपल कलेक्ट किए गए हैं 1475 पेशेंट लोगों को हमारे देश में। ये जो वैज्ञानिक है वो लोग कहाँ के हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, NIV। इन्होंने राइज किया है अलार्मिंग कंडीशन को अबाउट द स्प्रीड ऑफ जीका वायरस along with the dengue and chikungunya in the several state and union territories where it has never been reported earlier, establishing local transmission in India। देखिए, तो ना केवल डेंगू और चिकनगुनिया, अब चूंकि हमें पता है कि वही मच्छर जो कि डेंगू और चिकनगुनिया फैलाता है उसी से जीका वायरस भी फैलता है, तो वैज्ञानिक लोगों को ये आशंका है कि जीका वायरस तेज़ी से स्प्रेड हो सकता है। हम बात कर रहे हैं लोकल लेवल पर।
ठीक है। और वैज्ञानिक लोगों का कहना है ऐसे समय में हमें अर्जेंट स्ट्रेंथनिंग ऑफ सर्विलांस की ज़रूरत है। हमें तेज़ी के साथ में जांच पड़ताल करना पड़ेगा कि किसको वायरस फैल रहा है या नहीं फैल रहा है। आफ्टर द सर्कुलेशन ऑफ जीका वायरस वाज डिटेक्टेड इन दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, पंजाब एंड तेलंगाना इन 2021 में जीका वायरस के केसेस हमको देखने को मिले थे। कहाँ कहाँ पर? दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, पंजाब और तेलंगाना में। और भी यदि इसमें ऐड किया जाए, केरला है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनमें भी केसेस देखने को मिले थे। यदि हम पुराने केसेस को देखें, ठीक है, तो जो स्पोरेडिक अकॉर्डिंग टू इरेगुलर इंटरवल और ओनली इन फ्यू प्लेसेस, जो इरेगुलर इंटरवल होते हैं ना, केसेस वर रिपोर्टेड फ्रॉम गुजरात, मतलब गैप ले लेके हमको केसेस देखने को मिले। जैसे गुजरात 2016-17 में सामने आए केस, तमिलनाडु में 2017 में, मध्य प्रदेश और राजस्थान 2018। वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि हमें को इन्फेक्शन भी देखने को मिल रहा है ऑफ जीका, डेंगू और चिकनगुनिया। इसका को इन्फेक्शन कौन सा हो गया? डेंगू और चिकनगुनिया हो गया। विच दे सेड वाज अनदर कंसर्न इन मैनी प्लेसेस। तो जहाँ जीका फैल रहा है वहाँ पर हमें चिकनगुनिया और डेंगू भी देखने को मिल रहा है। तो आज के टाइम में हमें ज़रूरी है कि लोग अवेयर रहें, ठीक है। इसके अलावा लोग प्रिवेंटिव मेजर रहें, ऐसा उनका कहना, प्रिवेंटिव मेजर लेते रहें। जीका वायरस एक वेक्टर बॉर्न फ्लेवी वायरस माना जाता है, ठीक है। वेक्टर, ये ट्रांसमिट होता है बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो। यदि कोई मच्छर है इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटता है और उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति को काट देता है, तो इसी से ये इन्फेक्शन फैलता है। मेनली एडिस इजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस में ये वायरस के द्वारा ये वायरस फैलाया जाता है। कंट्री वाइज स्टडी के बारे में यहाँ पर कुछ फैक्ट बताए जाते हैं कि 1520 टोटल हमने सैंपल कलेक्ट करे थे, काय के सीरम, प्लाज्मा, पूरे ब्लड का, यूरिन का, वर कलेक्टेड फ्रॉम द 1475 पेशेंट अक्रॉस 16 वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी इन दिल्ली। अलग अलग जगह हम लिए गए थे, केरल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, असम, झारखंड एंड बिहार। जहाँ पर इसका फैलाव पहले कभी हुआ था, ऐसी ही जगह को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं साइंस वाले पेज से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो उसकी जो पहली खबर है वो डायबिटीज़ से संबंधित है, डायबिटीज़ की बीमारी, और पार्टिकुलर हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ की। एक क्रॉनिक कंडीशन होती है डायबिटीज़, जो कि इफ़ेक्ट करता है उस चीज़ को जिस माध्यम से हमारी बॉडी ब्लड शुगर को प्रोड्यूस करती है, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करती है। ये हमारा प्रभावित होता है किसमें? डायबिटीज़ में। जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ रहता है, इसमें बॉडी या तो फिर प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती इनफ इंसुलिन को, या फिर रेजिस्ट करती है इंसुलिन को, जो उसका जो निर्माण हो रहा है उसको रोकती है निर्माण होने से, या फिर वो इंसुलिन बना ही नहीं पाती हमारी बीमारी बॉडी, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं? जैसे कि आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, बार बार पेशाब जाना, ठीक है, हंगर, थकान होना, आपका जो विज़न है वो कम हो जाना। इन सम केसेस देयर मे बी नो सिम्टम्स, लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पर बीमारी को आप पकड़ ना पाओ, ठीक है। वहीं यदि हम देखें तो पूरे शरीर पे इसका क्या असर होता है? एक्सेसिव हंगर हो, भूख लगेगी आपको, इसके अलावा एक्सेसिव थर्स्ट है, या फिर फटीग। वजन की बात करें तो वेट गेन और वेट लेस होता है, ठीक है, वजन में कमी आती है। इसके अलावा कुछ कॉमन चीज़ें जैसे फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ब्लड विजन और पुअर वाउंड हीलिंग। टाइप 2 डायबिटीज़ से किस प्रकार से हम फाइट कर सकते हैं? तो जो राइस ईटर्स हैं, ऐसे लोग जो कि चावल ज़्यादा खाते हैं, वो अपने भोजन में व्हीट, मेज, हाई प्रोटीन वाले अनाज जैसे कि सोयाबीन, दालें, इनको शामिल कर सकते हैं। एंड वेजिटेबल्स इन देयर डेली डाइट, ठीक है। खान पान में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है डायबिटीज़ में। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फाउंडेशन ने एस्टिमेशन लगाया है कि 537 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर एफ्लिक्टेड विद द डायबिटीज़, ठीक है। इतने ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं, या तो वो बीमार हैं या फिर उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। द साइट इन द यूनाइटेड स्टेट्स पॉइंट्स आउट दैट ओवर 37 मिलियन पीपल, मतलब 10% पूरे वर्ल्ड, 10% इन द यूनाइटेड स्टेट आर डायबिटिक। अकेले यदि हम अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका की जो 10% जनसंख्या है, 37 मिलियन पीपल, वो डायबिटीज़ वाले हैं।
देयर आर टू टाइप ऑफ डायबिटीज़, एक होता है टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, टाइप 1 हम किसको बोलेंगे, जनरली जेनेटिक इन ओरिजिन होता है, जैसे कि माँ बाप से अपने बच्चों में ये बीमारी फैलेगी। एंड इज़ ईजियर हैंडल बाय टेकिंग द मोलिक्यूल इंसुलिन, इसको थोड़ा आसान रहता है हैंडल करना, इसमें मोलिक्यूल इंसुलिन को टेक किया जा सकता है। ठीक है, इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हेल्प्स योर बॉडी यूज द शुगर इन योर ब्लड फॉर द एनर्जी इट नीड एंड देन स्टोर द रेस्ट इन द लीवर एंड अदर ऑर्गन फॉर फ्यूचर यूज। देखिए, इंसुलिन का जो इंजेक्शन रहता है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को कि हमारे खून में जो शुगर मौजूद है, ठीक है, हमारे खून में जो शुगर मौजूद है इसको वो ले जब कभी उसे एनर्जी की ज़रूरत है बॉडी को, और उसके बाद स्टोर करके रखे बाकी जो बची हुई एनर्जी है उसको लीवर में और भी अदर जो ऑर्गन है उसमें, ताकि फ्यूचर में यूज़ किया जा सके। वही टाइप 2 की बात करी जाती है यहाँ पर, टाइप 2 डायबिटीज़ विच डज नॉट नीड इंसुलिन इंजेक्शन, इसमें इंसुलिन इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इज़ लार्जली लाइफ स्टाइल बेस्ड एंड इज सीन मोर एमंग पीपल इन द अर्बन एरियाज देन इन रूरल पॉपुलेशन। टाइप 2 डायबिटीज़ के जो केसेस रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में ज़्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि इंसुलिन की इंजेक्शन देने की ज़रूरत इसमें रोगी को नहीं पड़ती है। और भी ज़्यादा इस बीमारी का विश्लेषण किया जाता है और बताया जाता है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ रहता है वो एज रिलेटेड बीमारी मानी जाती है। इट ऑफन डेवलप्स एट एज ऑफ 45। ठीक है, यदि आप 45 साल के हो गए हो या फिर उससे अधिक उम्र वाले हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में हमने देखे थे। ठीक है, ये जेनेटिक होता है नेचर में, और जो टाइप 2 रहता है वो डिपेंड करता है किसमें, लाइफ स्टाइल ऑफ द इंडिविजुअल, आपका खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, इस पर निर्भर करती है टाइप 2 वाली बीमारी। तो पायोनियरिंग मतलब इन्वॉल्विंग न्यू आइडिया और मेथड, कुछ नई आइडिया और मेथड जो इन्वॉल्व किए गए हैं रिसर्च में। वर्क फ्रॉम द मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन, इसके द्वारा रिसर्च किए गए। इन्होंने ये बात शो किया है कि टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है, विच डज नॉट ऑलवेज नीड एक्सटर्नल इंसुलिन, इसमें आपको एक्सटर्नल रूप से इंसुलिन देने की ज़रूरत नहीं है। इज़ लार्जली लाइफ स्टाइल बेस्ड है एंड इज़ हायर इन प्रिविलांस। ठीक है, और वो हायर कहाँ पर है, प्रिविलांस अमंग द अर्बन पॉपुलेशन देन रूरल एरियाज। 11.6% शहर में है और 2.4% ग्रामीण क्षेत्रों में है, ऐसा कहना है जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 2002 का। डिजीज़ बर्डन कितना है विश्व में, भारत में, ही कंडीशन यहाँ पर बताई जाती है। ठीक है, ये जो स्टडी है कहाँ से, मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन की। ये लार्जली किस पर आधारित है, ये आधारित है साउथ इंडिया पे। एक पेपर है इसके द्वारा, सेडिकोट एंड कावर को वर्कर इन डायबिटीज़ रिसर्च एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस हैज स्टडीज 18,000 पीपल अक्रॉस द 77 सेंटर अक्रॉस द इंडिया। ये लोगों ने पूरे भारत भर में 18,000 लोगों के ऊपर रिसर्च किया था, 77 सेंटर बनाए थे अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट में। उन्होंने एस्टिमेशन लगाया था कि 4.3% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन टू सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़। ठीक है, उनका ऐसा कहना है कि 4.3% जनसंख्या ऐसी है जो कि सफ़र कर सकती है डायबिटीज़ से। 5.9% शहरी पॉपुलेशन शामिल है, 2.7% ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इस बीमारी से पीड़ित हैं। ICMR की स्टडी भी यहाँ पर पब्लिश की गई है। ठीक है, फंडेड स्टडी हैज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर अबाउट 77 मिलियन डायबिटिक पेशेंट अक्रॉस इंडिया टुडे। इसके साथ साथ ही में यहाँ पर कुछ सुझाव दिए जाते हैं कि हम आखिर डायबिटीज़ की बीमारी से कैसे करके लड़ सकते हैं, या फिर आने वाली है तो उसको आप और डिले कर सकते हैं कि आज ना आए कल आए करके। ठीक है, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि सबसे अच्छी बात है कि आप स्टेपल फूड का सेवन करिए। ठीक है, स्टेपल फूड जैसे कि जो हमारा मूल भोजन है, डेली का जो हमारा भोजन होता है, स्टेपल फूड, जिसको फूड स्टेपल बोलते हैं या फिर सिंपली ए स्टेपल बोलते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ रहते हैं जिसको ईटन किया जाता है ऑफन एंड इन सच क्वांटिटीज दैट इट कॉन्स्टिट्यूट टू डोमिनेंट पोर्शन ऑफ स्टैंडर्ड डाइट
फॉर ए गिवन पर्सन और गिवन ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब कि डेली डेली जो आपका भोजन है, आप जो खा रहे हैं, वो भोजन आपको अपना चेंज करना पड़ेगा और आपको कंज्यूम करना पड़ेगा हाई फाइबर डाइट विथ लो कार्बोहाइड्रेट इंटेक। ठीक है, अब जैसे कि फाइबर वाली डाइट आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें फाइबर ज़्यादा पाया जाता है जैसे कि सलाद वगैरह हो गया, इनमें रेशेदार खाद्य पदार्थ के अंतर्गत ये आते हैं। एमडीआरएफ ऑफर करता है वन सच हाई फाइबर राइस को, जबकि राइस इज़ द स्टेपल फूड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया। ठीक है, तो एमडीआरएफ कहता है कि इस प्रकार का जो फाइबर राइस है आप उसको ज़्यादा यूज़ करिए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, क्योंकि साउथ वाले हिस्से में लोग चावल ज़्यादा खाते हैं और नॉर्थ की तरफ आप यदि चले जाओगे तो गेहूँ ज़्यादा खाते हैं। वीट हैज़ हायर फाइबर कंटेंट, मोर प्रोटीन, कैल्शियम एंड मिनरल्स। गेहूँ के बारे में बताया जाता है कि जो गेहूँ रहती है इसमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ज़्यादा प्रोटीन रहता है, कैल्शियम भी ज़्यादा है, मिनरल्स भी अच्छा रहता है। एंड द राइस वी यूज़ इज़ वाइट और पॉलिश्ड विथ नो हस्क एंड ब्रान। हस्क वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है भूसी ना, और ये जो ब्रान है, ब्रान का मतलब होता है फूड। ऑन एन एसाइड रिकॉल हाउ महात्मा गांधी एडवाइज अस नॉट टू यूज़ पॉलिश राइस। और महात्मा गांधी खुद हमें बोलते थे कि आप जो पॉलिश किया हुआ चावल है ना उसको मत खाइए, आप उसका सेवन कम से कम करिए। तो जो लोग चावल खाते हैं उनके लिए हेल्दियर क्या रहेगा कि वो अपने भोजन में इंक्लूड करें फूड प्लस हाई प्रोटीन ग्रेन्स। गेहूँ तो शामिल करना ही है, इसके साथ साथ में मेज। ठीक है, मेज मतलब होता है मक्का जिसको कॉर्न भी बोलते हैं। इसके अलावा कैरेट, कैबेज, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स इन देयर डेली डाइट। अब ऐसे लोग जो कि नॉनवेज हैं, ठीक है, अंडे, फिश, मटन इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफर हाई फाइबर एंड प्रोटीन। ऐसे लोग जो कि मांस मच्छी का सेवन ज़्यादा करते हैं तो उनके भोजन में फाइबर भी ज़्यादा शामिल हो जाता है और प्रोटीन भी ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कंज्यूम कर पाते हैं। अब जो बीमारी है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि क्या ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो प्रिवेंटेबल है। तो स्टडी किया गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट। उनका कहना है कि हाँ हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इंडिविजुअल को ज़रूरत है, ठीक है, टू लॉस स्मॉल अमाउंट ऑफ वेट। ठीक है, ज़रूरी है कि आप धीरे धीरे करके अपने वजन को थोड़ा कंट्रोल करिए। ईट ए हेल्दी डाइट, रिड्यूस टोटल कार्बन इनटेक इन द फूड। ठीक है, टोटल कार्बन जो आप यूज़ करते हैं फूड में उसको कम करिए। इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर करने की बात की जाती है। एक्सरसाइज स्मार्टर नॉट लॉन्गर। एक्सरसाइज में भी आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। स्मार्ट तरीके से करना है, बहुत लंबे तो टाइम तक नहीं करना है। और थोड़ा तेज़ चलना है आपको 10 मिनट के लिए रेगुलर। एंड आल्सो डू ब्रीथिंग एक्सरसाइज। श्वास से संबंधित योगा वगैरह आप कर सकते हैं, मेडिटेशन का भी काम आप कर सकते हैं ताकि डायबिटीज़ को आप प्रिवेंट कर सकें। वास्तव में यदि हम कहें तो फिजियोथेरेपिस्ट और जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी एडवाइस करते हैं डीप ब्रीथिंग और रेगुलर एक्सरसाइज की। ठीक है, वहीं यदि आप इसका आयुर्वेदिक इलाज करवाने जाओगे तो वो लोग भी बोलते हैं कि आप गहरी सांस लीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज कर लीजिए। 10 एक्सरसाइज के बारे में वर्णन किया जाता है यहाँ पर। द साइट है healthline.com, इसको आप विजिट कर सकते हैं। इसमें लिस्ट किया है एज मैनी एज 10 डिफरेंट एक्सरसाइज दैट विल बी यूजफुल फॉर पीपल हु आर प्री डायबिटिक और प्रोन टू टाइप 2 डायबिटीज़ और टू गेटिंग बी सीनियर सिटीजन। ठीक है, टाइप 2 क्या है, सीनियर लोगों को ज़्यादा होता है। आप सीनियर होने वाले हैं या फिर हो गए हैं, बीमारी है, बीमारी के लक्षण है, नहीं भी हैं, तो भी आपको ये 10 टाइप की एक्सरसाइज करना चाहिए। healthline.com में यहाँ पर बताया गया है। तो जो 10 तो यहाँ बताई गई हैं उसमें से कुछ ईजिली तरीके से आप कर सकते हैं विदाउट एनी नीड टू गो टू ए जिम। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। द फर्स्ट एक्सरसाइज इज टू वॉक। पहली एक्सरसाइज है आप पैदल चलिए। गो फॉर ए ब्रिस्क 30 मिनट वॉक 5 टाइम्स ए वीक। ठीक है, एक हफ्ते में कम से भी कम आपको 5 दिन 30 मिनट के लिए पैदल चलना है और इवन मोर ऑफन, या फिर आप डेली भी कर सकते हैं। तो कई सारे जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि सच ब्रिस्क वॉकिंग कैन बी डन इवन एट होम डेली। आप घर में भी पैदल चल सकते हैं। द सेकेंड इज साइकिलिंग। पैदल नहीं चल पा रहे हैं, पैदल तो चलना ही है, साइकिलिंग भी आपको करना है।
ये आप कहाँ पर कर सकते हैं? ये काम आप कर सकते हैं स्कूल कैंपस में या फिर सिटी पार्क में। साइकिलिंग फॉर 10 मिनट्स ए डे इज़ वेरी बेनिफिशियल। कम से कम आपको 10 मिनट साइकिल चलाना है। वास्तव में साइकिलिंग कैन बी डन इवन एट होम बाय पुटिंग द साइकिल ऑन स्टैंड एंड साइकिलिंग फॉर 10 मिनट एट होम। मतलब कि यदि आप साइकिल को कहीं लेके नहीं भी जा रहे हो तो घर में ही साइकिल को खड़ी कर दीजिए और खाली आप पैडल मारते जाइए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर की जो एक्सरसाइज है वो है वेट लिफ्टिंग की। ठीक है, तो आप अपने घर को खुद ही जिम बना सकते हो। लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट 5 किलो से ज़्यादा उठाना है तो 8 किलो 10 किलो। लेकिन देखिए, आप डॉक्टर से चेक भी करवा लीजिए। सच एज फिल्ड वाटर बकेट्स, ठीक है, पानी की जो बाल्टियाँ उनको आप उठाइए। एंड अदर जो हाउस होल्ड स्टफ है, सामग्री हैं, उनका भी उपयोग आप कर सकते हैं। डूइंग दिस डेली और ऑन अल्टरनेट डे विल बी हेल्पफुल। या तो आप इसको डेली करिए, डेली नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन के अंतर से आप ये काम कर सकते हैं। द अबव साइड लिस्टेड सेवरल अदर एक्सरसाइज, जैसे कि 2-3 मेन तो हम देख ही चुके हैं, पैदल चलना, साइकिलिंग करना और वेट लिफ्टिंग करना। इसके अलावा आप तैर सकते हैं। ठीक है, कैलिस्थेनिक्स, ठीक है, कैलिस्थेनिक्स का मतलब यहाँ देख लेते हैं। तो जो वर्ड हम देख रहे थे यहाँ पर, ठीक है, कैलिस्थेनिक्स मतलब पुशअप्स वगैरह आप जो करते हैं, डिप्स वगैरह मारते हैं, वो सब भी इसमें कर सकते हैं। बट वी हैव लिस्टेड ओनली दोज विच कैन बी इजली डन बाय फैमिलीज एट होम और नियर बाय। लेकिन यहाँ पर केवल वो चीज़ें ही बताई गई हैं जिसको आप घर में कर सकते हैं ईजिली, खुद और अपनी फैमिली के साथ में। योगा के बेनिफिट यहाँ पर गिनाए जाते हैं, बट वन दैट इज मैंशनड एमंग द 10 एक्सरसाइज इज योगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उस 10 एक्सरसाइज में, वो है योगा। विच इज़ ऑफ पार्टिकुलर इंटरेस्ट टू इंडियन, जो कि सबसे ज़्यादा इंडियन के द्वारा इंटरेस्ट के साथ में किया जाता है। सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ द कंट्रोल ट्रायल्स, ठीक है, जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च का कहना है योगा लोअर कर सकता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को एंड इम्प्रूव कर सकता है हमारे मूड, स्लीप, क्वालिटी लाइफ को। इट आल्सो रिड्यूस मेडिकेशन यूज इन एडल्ट विथ टाइप 2। ठीक है, तो गोलियां दवाई जो आप खा रहे हो वो कम हो सकती हैं। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का यूज़ भी आप कम कर सकते हो यदि आप योगा करते हो कंटिन्यू। तो अगले जो पिक्चर देख रहे हैं वो कोरोना की जांच पड़ताल से रिलेटेड ये पिक्चर आप देख रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पर से देखिए आप इसको, पहले पिक्चर को, ये वाइट कलर की मशीन है, यहाँ पर एयर सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, 2 तरीके से यहाँ पर जांच की गई है। ठीक है, आपके आरएनए का एक्सट्रैक्शन किया गया है, फिर उसको आरटीपीसीआर जांच की गई है ताकि डिटेक्शन किया जा सके वायरस को। वहीं सेकेंड मेथड में सैंपल का फिल्ट्रेशन किया गया। ठीक है, इन्फेक्टिंग वेरो सेल्स विथ एयर सैंपल, जो सेल्स थी जो हमने सैंपल कलेक्ट किए थे उससे इनको इन्फेक्ट कराए थे, फिर इस्टेब्लिश किया था कल्चर ऑफ द वायरस। पिक्चर से तो हमें केवल इतनी ही बातें समझ में आती हैं। अगली जो न्यूज़ है वो इस बात को बताती है कि एक बार यदि आप कोरोना से पीड़ित हो गए थे, सेकेंड बार भी आपको कोरोना हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ हो गए थे और फिर से आप स्वस्थ हो गए सेकेंड बार में। इसका मतलब ये बात है कि आपके स्वास्थ्य के लिए एक खतरे की घंटी है, ऐसा स्टडी में सामने आया है।